युवा होते हैं लहरों की तरह, किनारों से टकराते हैं फिर खो जाते हैं समंदर की गोद में, लेकिन कुछ पल ठहर कर फिर चल पड़ते हैं नए हौसलों के साथ नए रास्तों की तलाश में। जी हाँ, हमारे युवा भारत की तकदीर भी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, मैं हूं मंजू डागर। तर्कश में आपका स्वागत है। हमारे आज के जो खास मेहमान हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे आज के खास मेहमान हैं मिस्टर नवीन जिंदल जी। नवीन जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नवीन जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, जो आपने तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ी उसके पीछे क्या वजह थी, क्या इंस्पिरेशन थी? जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था 1990 में, तो मैंने देखा कि अमेरिकन्स अपने अपने घरों के ऊपर अपने देश का झंडा बहुत गर्व से लगाते थे। तो उन्हें देख के मुझे हुआ कि क्यों ना मैं भी अमेरिका का झंडा लगाऊं। लेकिन फिर मुझे हुआ कि नहीं, मैं तो अमेरिकन नहीं हूँ, मैं अमेरिका का झंडा कैसे लगा सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इंडिया का झंडा लगाऊंगा। और जब मैंने अपने दोस्तों से वहाँ पूछा कि मुझे इंडिया का झंडा कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने कहा इंडिया का झंडा या तो आप इंडिया से मंगा लो, या एक दुकान है, फ्लैग शॉप है डाउनटाउन डैलस में, आप वहाँ से ले सकते हो। फिर 2-3 दिन के बाद एक मेरे अमेरिकन दोस्त ने ही मुझे भारत का झंडा मुझे भेंट किया। इतना बड़ा झंडा था, और उसे पाकर, उसे छूकर, उस समय मैं 20 साल का था, उसे पाकर मुझे इतनी खुशी हुई। मुझे कभी इंडिया में मैंने कभी भी भारत के झंडे को छुआ तक नहीं था मैंने। और अमेरिका में जाके एक अमेरिकन से भारत का झंडा मुझे गिफ्ट मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उस समय मैं प्रेसिडेंट था अपनी यूनिवर्सिटी का, तो मैंने उसे अपनी दफ्तर में लगाना चाहा। लेकिन लगाने से पहले कुछ डर भी लगा कि कहीं लगाऊंगा तो कोई लोग आपत्ति तो नहीं करेंगे कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में आपने हिंदुस्तान का झंडा लगा दिया। जब मैंने लगाया उसे, तो लोगों ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया उसे। और जब मैं वापस आया और मैं चाहता था 93 में कि हम अपनी फैक्ट्री के ऊपर झंडा लगाएं, तब मुझे सरकारी अफसरों ने रोका। और जब रोका तो मुझे लगा कि अमेरिका में तो मैं लगा सकता था, मुझे किसी ने नहीं रोका, और अपने ही देश में अपने ही देश का झंडा सम्मानपूर्वक ढंग से भी मैं नहीं लगा सकता, तो ये तो बहुत गलत है। तो फिर जो है हमने कानून देखा, और कानून में ये लिखा था कि आप झंडे का अपमान नहीं कर सकते। और झंडे का अपमान होता है अगर आप उसको जलाते हैं, अगर आप उसको फाड़ते हैं, अगर आप उसको पाँव तले रौंदते हैं या उस पर कालख पोतते हैं। लेकिन अगर कोई सम्मानपूर्वक ढंग से लगाना चाहे, उसके लिए कानून में कुछ भी खिलाफ नहीं था। लेकिन जो झंडा संहिता है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, जो केवल सरकारी निर्देश हैं, वो कहते हैं कि कौन लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता, और आम नागरिक जो है सिर्फ कुछ ही दिनों पे लगा सकते थे। तो उसको फिर हमने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और फिर दिल्ली हाई कोर्ट में 6-7 महीने में 95 में केस जीत गए। और उसके बाद सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, और सुप्रीम कोर्ट में फिर उसके बाद 7 साल लगे। तो कुल 10 साल इसमें जाके लगे। और 23 जनवरी 2004 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको हमारा एक मौलिक अधिकार इसको हमारा घोषित किया। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत इसे हमारा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय हर रोज़ गर्व से अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर पर लगा सकता है। और मेरा ये है कि मेरा एक ये सपना एक साकार हुआ है। एक प्रतीकात्मक कदम है कि हम अपने देश के सर्वोत्तम प्रतीक को दर्शाएं, और उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम उससे प्रेरणा लेकर उसके उद्देश्यों के प्रति अपना जीवन व्यतीत करें। और उसके उद्देश्य हैं जो कि हमारे देश के उद्देश्य हैं। और मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति अगर राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरणा लेकर अगर अपना अपना काम ईमानदारी से करे, अगर मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, देश के हितों को आगे रख के करूं, आप अपना काम ईमानदारी से करें, और सब लोग अपना अपना काम ईमानदारी से करें, तो भारत को दुनिया के अंदर नंबर 1 पर आने से कोई नहीं रोक सकता। नवीन जी, अभी हाल ही में आपने विश्व का सबसे बड़ा फ्लैग पोल लगाया है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसके पीछे क्या प्रेरणा थी? इसके लिए राहुल गांधी जी ने मुझे प्रेरणा दी थी। लगभग 1.5 वर्ष पहले उन्होंने मुझे एक दिया कि देखिए, इस तरह से आप राष्ट्रीय ध्वज के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये देखिए कि उन्होंने मुझे एक कागज दिया जिसमें उन्होंने दिया था जॉर्डन के बारे में, कि जॉर्डन में जो है विश्व का सबसे ऊंचा फ्लैग पोल लगाया गया है। तो बोला कि इस तरह का कुछ आपको दिल्ली में करना चाहिए। तो दिल्ली में मैं जब से प्रयासरत हूँ, और दिल्ली में भी मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसको लगा पाएंगे, अगले 5-6 महीनों में इसको लगा पाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है कुरुक्षेत्र में, मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में कैथल के अंदर और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में लाडवा के अंदर हमने 2 हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे ध्वज विश्व के अंदर लगाए हैं, जो कि 63 मीटर्स यानी कि 207 फुट के ऊंचाई पर है। और जो फ्लैग की जो डायमेंशन है वो है 48 फुट
बाय 72 फुट, और उसका कुल वर्ग एरिया आप देखेंगे तो 3300 स्क्वायर फीट बनता है। तो बहुत ही देखने में जब आप देखेंगी उसको, या आप, मैं चाहूँगा कि आप उसको भी कवर करें, जरूर जाएंगे। तो बहुत एक प्रेरणा मिलती है, खुशी मिलती है, क्योंकि वो ध्वज किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है, वो हम सबका है। और जब हम राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाते हैं तो हम अपनी जाति से ऊपर उठकर, अपने धर्म से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर हम केवल यही दर्शाते हैं कि हम एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और हमें अपने देश के ऊपर गर्व है। नवीन जी, आप एक सफल उद्योगपति हैं, तो राजनीति में जाने का विचार कैसे आया? देखिए, इसकी प्रेरणा मिली मुझे मेरे स्वर्गीय पिताजी से, श्री ओपी जिंदल से। वो ये मानते थे कि लोगों को हक नहीं मिलता। राजनीति का बहुत से लोगों ने इसका व्यापारीकरण कर रखा है। आप देखेंगे बहुत से राजनीतिक लोग जब आते हैं राजनीति में, उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ही सालों में वो करोड़पति, अरबोपति हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं? वो होते हैं भ्रष्टाचार से। जो पैसा लगना चाहिए था लोगों की गलियों पर, स्कूलों पर, सरकारी कामों पर, वो पैसा जो है वो अपने घर ले जाते हैं, अपनी तिजोरियां भरते हैं। तो उनके मन में था कि जब ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोगों के बीच में आएँ, दिखाएं कि जब कोई ईमानदारी से काम करता है लोगों के लिए तो वो क्या कर सकता है। तो इसी सपने को लेकर के मैं आया हूँ। और जब मैं अमेरिका में पढ़ता था तो मुझे होता था कि यहाँ पे इतना इन्होंने विकास किया है, हम पीछे क्यों हैं? हमें भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और उसके लिए आज जो भी हमारे देश में हमने बहुत तरक्की की है पिछले 60 वर्षों में, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि किसी को दोष देने की जगह कि इसने ये नहीं किया या इस सरकार ने ये नहीं किया, मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, तो मैं अपने जीवन के सबसे अच्छे साल, मतलब जब मैं युवा हूँ, तो मैं अपना यौवन जो है मैं देश के प्रति, देश की सेवा में मैं लगाना चाहता हूँ। मैं अपने सबसे अच्छे साल मैं देश की सेवा में लगाना चाहता हूँ। और मैं आभारी हूँ कांग्रेस पार्टी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने मुझे एक युवा को मौका दिया। और जब मैं राष्ट्रीय ध्वज की मैं लड़ाई लड़ रहा था, उसमें भी उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मुझे प्रोत्साहित किया। और अब कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आशीर्वाद देकर मुझे भारत की संसद में भेजा। और जब से पिछले 5 वर्षों से जो मौका मुझे दिया, मैं भी पूरे तन मन धन से, ईमानदारी से मैंने प्रयास किया है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, और मुझे लोगों का बहुत आशीर्वाद भी मिल रहा है। नवीन जी, अगर यहाँ पे हम जानना चाहें कि क्या वाकई में भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां युवाओं को मौका देती हैं, या उनके बैकग्राउंड की वजह से भी उन्हें ये बेनिफिट मिलता है? देखिए, ये तो बात है कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा युवाओं को मौका दिया है। लेकिन जब आप युवाओं को मौका देने की बात कहें तो उसमें जो उनका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो भी महत्वपूर्ण है। अगर जो है पारिवारिक बैकग्राउंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों के लिए, जनता के लिए वो महत्वपूर्ण है। जनता किसी व्यक्ति की रेपुटेशन के बारे में जानना चाहती है। जनता को विश्वास होना चाहिए उस परिवार के ऊपर कि ये हमारे लिए काम करेंगे। तो उसमें जो है, अगर किसी के परिवार ने अगर अच्छा काम किया होगा तो जनता उसका फ़ायदा उस व्यक्ति को देती है। अगर किसी ने गलत किया होगा तो जनता वो भी हमेशा ध्यान में रखती है। तो इसलिए ये आपकी बात ठीक है कि जितने आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो युवा हैं उनका जो बैकग्राउंड, उनके परिवार में कोई ना कोई पहले थे राजनीति में, ये बात है। लेकिन उसके बावजूद युवाओं को मौका जो है सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और राहुल गांधी जी जो प्रयास कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो टैलेंट सर्च कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा
राजनीति से जुड़ें। और राजनीति से जुड़ने का मतलब केवल यही नहीं होना चाहिए कि आपको चुनाव लड़ना है, उसका मतलब ये भी होना चाहिए कि जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो राजनीतिक दल मैदान में हैं, उनके साथ वो जुड़े देखें कि किसके हाथों में उनका भविष्य ज़्यादा सुरक्षित होगा। अगर आज युवा, क्योंकि बहुत से युवा जब वो सोचते हैं कि राजनीति खराब है, राजनीति में सब लोग खराब हैं, और वो उससे जुड़ेंगे नहीं, अपना उसमें योगदान नहीं देंगे, तो आने वाला कल कैसे ठीक होगा। तो इसलिए आवश्यक है कि वो इस प्रोसेस से, इस प्रणाली से जुड़ें, और जुड़ करके जो जैसे उनका सपनों का भारत है उसको बनाने के लिए अपने अपने सुझाव दें, उसमें जुड़ करके उसको बनाएं। नवीन जी, एक वो दौर था जब राजनीति सेवा का जरिया होता था, क्या आप आज भी मानते हैं कि राजनीति देश सेवा का एक जरिया है? देखिए, अगर कोई सेवा करना चाहता है तो राजनीति सेवा का बहुत बढ़िया जरिया है, लेकिन यह है कि बहुत से लोगों ने इसका व्यापारीकरण कर रखा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसको सेवा का माध्यम मानकर और इसमें जो है पूरी तरह से सब कुछ इसमें अपना लगा देते हैं, और ऐसे व्यक्तियों की और आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ हमारी प्रणाली जो है, हमारी प्रणाली को भी हमें, हमारा जो सिस्टम है प्रजातंत्र का, उसमें भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है कि क्योंकि सरकार की नीतियाँ तो बहुत अच्छी होती हैं, सरकार हर साल हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन सही मायने में उसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचे, उसके लिए हर नागरिक को अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, जिम्मेदारी से निभानी पड़ेगी। हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, और जो हमारा जो डिलीवरी मैकेनिज़्म है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरशाही है, उसको भी बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। जगह जगह जो भ्रष्टाचार होता है, जो लीकेजेस होती हैं, उसको हमें बंद करना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति का जो काम है उसे वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करना होगा। अगर कोई शिक्षक है, सरकार शिक्षक रख सकती है, लाखों करोड़ों शिक्षक जो है रख सकती है, लेकिन वो पढ़ाएं ठीक से बच्चों को, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी नैतिकता बनती है। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी भी बहुत आवश्यक है कि जिसको जो जो काम पे हैं लोग, जो जिम्मेदारी सरकार ने दी है, लोगों ने दी है, उसको हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर उस कर्तव्य का निर्वहन करे। नवीन जी, कहते हैं कि पॉलिटिशियंस की इमेज बहुत अच्छी नहीं होती है, क्या आपको अपनी इमेज का डर नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह सब पॉलिटिशियंस की इमेज भी बराबर नहीं होती। आपके काम से जो जनता है, जो लोग हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार होते हैं, वो भांप जाते हैं आपको। हम अगर कोई बात, अगर आपको सच्चाई बोलूँगा तो आप भांप जाएंगे उसको, अगर मैं कुछ गलत बात करूँगा तो आप भी और जो आपके दर्शक हैं वो भी भांप जाएंगे। तो इसलिए जनता बहुत समझदार है, और वो भांप जाती है कि अगर कोई ईमानदारी से प्रयास कर रहा होता है तो उसकी आंखों से ईमानदारी झलकती है, उसकी बात से ईमानदारी झलकती है। अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसकी बातों से झूठ झलकेगी। तो इसलिए हर तरह के लोग हैं राजनीति के अंदर, और मैं समझता हूँ कि जनता जो है ज़्यादा जागरूक हो रही है, और उसका अच्छा परिणाम भी हमें देखने को मिलेगा। नवीन जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस की सीधी टक्कर कौन सी राजनीतिक पार्टी के साथ है? आप हरियाणा के संदर्भ में बात कर रही हैं या पूरे केंद्र के साथ साथ हरियाणा के संदर्भ में बात? देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस जो है, जो हमारा 5 साल का पीछे जो कार्यकाल रहा है, उसमें जो कांग्रेस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए अगली सरकार भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार केंद्र में होगी। और हरियाणा के अंदर तो मैं समझता हूं पिछली बार हमने 10 में से 9 सीटें जीती थी, तो इस बार भी मैं कहूँगा कि हम जो है 8 से लेकर के 10 सीटें जो है हम आवश्यक जीतेंगे। 8 कम से कम जीतेंगे, और हो सकता है कि 10 की 10 सीटें भी कांग्रेस जीतने की हालत में होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। नवीन जी, अभी गठबंधन सरकार की बात की आपने, क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए गठबंधन की सरकारें कब तक माध्यम बनी रहेंगी? देखिए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन आज जो रियलिटी है, आज सच्चाई तो ये है कि आज गठबंधन का दौर है, चल रहा है आज। तो अच्छा, मैं तो इसको मानता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी को, अगर देश की जनता कांग्रेस पार्टी को अपना मत देती है पूरे देश के अंदर, और कांग्रेस पार्टी जो है तो देश को बहुत नई ऊंचाइयों के ऊपर लेके जा सकती है, क्योंकि गठबंधन सरकारों की अपनी परेशानियां भी होती हैं। लेकिन जो आज का दौर है उसके अंदर भी मैं कहूँगा कि पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन सरकार को भी बहुत अच्छे से चलाया है। जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था,
उसके अनुरूप हमने बहुत से काम, नए काम हमने करके दिखाए हैं। जैसे ग्रामीण रोजगार योजना एक ऐतिहासिक कदम है जो विश्व में कभी इस तरह का इतने बड़े पैमाने के ऊपर काम नहीं किया गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो सूचना का अधिकार लोगों को मिला, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। किसानों के जो 72,000 करोड़ के कर्जे माफ़ किए गए, ये एक बहुत बड़ा कदम है। परमाणु ऊर्जा का करार जो किया गया, वो आप समझिए 35 साल से जिन 46 देशों के साथ हमारे संबंध खराब थे, वो संबंध मजबूत हुए हैं और भारत का नाम पूरे विश्व में, मैं समझता हूँ कि इस करार के साथ बहुत रोशन हुआ है। और अब दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वो सब भारत की तरफ देखते हैं। और आज जो पूरे विश्व के अंदर एक फाइनेंशियल मेल्टडाउन, जो एक मंदी का दौर चल रहा है, भारत फिर भी 6%, 7% से बढ़ रहा है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि भारत का बहुत अच्छा भविष्य है। लेकिन लोगों को ये देखना होगा कि जो सरकार, और मैं लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के हाथों में, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, मैं समझता हूँ कि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत विद्वान है, उनके कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ हैं उन्हीं पर चलकर हम इतनी तरक्की कर पाए हैं और देश की अखंडता को हम मजबूत कर पाए हैं। तो इसलिए आने वाले समय में भी अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र पे बनती है, मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर एक नया विकास का दौर शुरू होगा। और राहुल गांधी जी, हमारे युवा नेता, वो भी युवाओं के लिए खास करके बहुत काम कर रहे हैं देश के अंदर, और वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं इस राजनीतिक प्रणाली के साथ जुड़ें, कांग्रेस के साथ जुड़कर देश के प्रति अपना योगदान कर सकें। नवीन जी, आपने अभी बताया कि न्यूक्लियर डील से हमें काफी कुछ फायदा हुआ। जब न्यूक्लियर डील देश के हित में इतनी ही थी तो विपक्ष ने उसका विरोध क्यों किया? देखिए, यही दुख की बात है कि विपक्ष कई बार सिर्फ विरोध करने के लिए, देश के लिए कोई अच्छा काम हो रहा हो तो भी उसका विरोध करते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने जितने अगर 100 काम किए होंगे, अगर पिछले 5 साल में 100 में से कुछ तो काम 90% या 50% काम तो ऐसे होंगे जो कि अच्छे होंगे ही होंगे। लेकिन आप बता दीजिए उन 50 में से अगर विपक्ष ने एक काम की भी प्रशंसा की हो, तो यही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छे काम जो हैं उसमें हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें ये देखना चाहिए कि अगर राष्ट्र के हित में है तो उसका सब लोगों को मिलकर समर्थन करना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये भी हमें अमेरिका से सीखना होगा कि वहाँ पर जब तक चुनाव होते हैं तब तक राजनीतिक दल आपस में लड़ते हैं, लेकिन चुनावों के बाद जो है आपस में मिलजुल कर देश के लिए काम करते हैं। और वही मैं समझता हूँ कि हमारे देश में भी हर बार जब आतंकी हमला करते हैं तो मैं संसद में देखता हूँ कि आतंकियों के खिलाफ कोई नहीं बोलता, विपक्ष या सरकार के खिलाफ बोलती है। कोई भी सरकार हो हमारे देश में, चाहे एनडीए की सरकार थी या कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कोई नहीं चाहता कि देश के अंदर आतंकवाद हो या कोई आतंकी घटना हो। लेकिन जब कोई हो जाती है तो लोग उसको सरकार को दोषी ठहराते हैं, तो ये गलत है। हम सबको कुछ मुद्दों के ऊपर, जहाँ पर राष्ट्र का हित जहाँ पर है, वहाँ सबको मिलजुल करके काम करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम एज अ कंट्री, एक देश की तरह हम आगे बढ़ सकें, तो हम सबको कुछ चीज़ों के ऊपर समन्वय बना करके सर्वसम्मति से हमें काम करना होगा। नवीन जी, इस दौर में, इस वक्त राजनीतिक नेताओं में आप पीएम का सबसे सशक्त दावेदार किसे मानते हैं और क्यों? देखिए, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और मैं समझता हूं कि वो दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर जब वो थे 91 में, तब उन्होंने बहुत काम किया, देश के अंदर एक उदारीकरण का एक दौर शुरू किया। और अभी पिछले 5 वर्ष जो वो प्रधानमंत्री रहे हैं, उस समय भी जो है हमारा देश ने सबसे अधिक, जो हमारा अगर जीडीपी ग्रोथ की हम बात करें तो उसमें सर्वाधिक रहा है हमारा जीडीपी ग्रोथ भी। तो इसलिए ये जो सवाल है कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो, ये पार्टी को इसका निर्णय करना है। और मैं समझूंगा कि अगर पार्टी जिसको भी, जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी है, वो जिसको भी निर्णय लेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अभी तक जो बयान आए हैं हमारी हाईकमांड के, वो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए हैं। तो इसलिए अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं समझता हूं कि हम सभी बहुत खुश होंगे। और कांग्रेस पार्टी जिसको भी डिसाइड करेगी, मैं समझता हूं कि वही जो है सबसे अच्छे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। नवीन जी, अब अगर अमेरिका की बात
की जाए तो वहाँ युवा नेताओं को नेतृत्व का मौका दिया जाता है। जब बराक ओबामा इतनी कम उम्र में राष्ट्रपति बन सकते हैं तो आज भी हम भारतीय 70-80 साल के हमारे नेताओं की तरफ क्यों देखते हैं, हम युवाओं को क्यों नहीं मौका देते हैं? देखिए, आने वाले समय के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर सबसे अधिक संख्या युवाओं की है। युवा के साथ साथ अनुभव होना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैं एक युवा हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं जानता हूँ कि राहुल गांधी जी के अंदर वो बहुत प्रतिभाशाली हैं। वो चाहते हैं, जब भी हमारे उनसे डिस्कशन होते हैं, हमेशा उनके एक सोच होती है कि किस तरह से इस काम को और अच्छे से किया जाए, किस तरह से देश को आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह से राजीव गांधी जी का जो सपना था, उसी तरह से उसी सोच की राहुल गांधी जी भी हैं, और 21वीं सदी के भारत के लिए मैं समझता हूँ कि वो बहुत काम कर सकते हैं। नवीन जी, अभी हाल ही में वरुण गांधी ने टिप्पणी की, उस पर पूरे देश में काफी बवाल मचा। आप क्या कहना चाहेंगे, वो सही थे या गलत? देखिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ये बातें नहीं कही, अगर उन्होंने ये बातें कही है तो ये बिल्कुल गलत है। प्रजातंत्र में इस तरह की बातें करने का मैं समझता हूँ किसी को कोई अधिकार नहीं है, और मुझे बहुत दुख भी है कि अगर युवा अवस्था में अगर उनके इस तरह के ख्यालात हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, हम सब भारतवासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हम सबको मिलजुल करके रहना होगा। और देश के अंदर हर व्यक्ति का, देश के ऊपर हर व्यक्ति का समान अधिकार होना चाहिए। जब तक और हर एक में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर कि देश उसके लिए है, उसको जो है हर जगह उसके समान अधिकार हैं, और उसको हर जगह उसको एक ही तरह का उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। तो अगर किसी तरह से कोई अगर भेदभाव होता है तो वो देश की अखंडता के लिए भी अच्छा नहीं है। और इस तरह के ख्याल जो है बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, मैं कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता, कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है, जो कल्चर है, वो यही है कि हम सब एकजुट होकर, हम सब धर्मों के, सब वर्गों के लोग मिलकर अपने हम सपनों का भारत बनाएं। नवीन जी, आपके व्यक्तित्व में कौन सी राजनीतिक विचारधारा सबसे करीबी है? कौन सी राजनीतिक विचारधारा, जैसे गांधीवाद है या सेकुलरिज्म है या मार्क्सवाद है, कौन सी ऐसी विचारधारा जो आपके व्यक्तित्व से मेल खाती है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, मैं उसी विचारधारा का हूँ। आप गांधीवादी कह सकती हैं, उसमें सेकुलरिज्म भी है उसके अंदर। तो इसलिए जिसमें कि आम आदमी का हित हो, जिसमें पूरे देश का हित हो। और कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा एक बड़ी सोच की पार्टी है, कि एक लिबरल सोच की पार्टी है कि हम सब एकजुट होकर के शांति से, प्रेम से, भाईचारे से रहें। और मेरी भी वही सोच है। नवीन जी, आज गांधीवादी विचारधारा कितनी प्रासंगिक है? देखिए, ये तो हर व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो कितने गांधीवादी हैं या कितनी सरलता से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसके लिए लेकिन गांधी जी जो है, कोई आसान नहीं है कि गांधी जी के नक्शे कदमों पर चलना। लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि अपने काम से किसी और को कोई दुख ना पहुंचाएं। अपने काम ऐसे हों कि जिससे सभी को फ़ायदा हो। सच बोलें और देश के हित में काम करें। भगवाकरण की राजनीति से आप क्या समझते हैं? देखिए, किस भगवा वस्त्र पहनने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और कभी कभी मैं भी जो है भगवे कलर का अगर कुर्ता पहन लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर धर्म का उपयोग राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया जाए, जैसा कि कुछ दल करते हैं, तो उसको मैं बिल्कुल अनुचित मानता हूँ। क्योंकि धर्म जो है एक व्यक्ति का एक पर्सनल मैटर है, उसका एक निजी मैटर है। तो उसका उपयोग अगर कोई हम राजनीतिक फ़ायदे के लिए करें तो वो बिल्कुल अनुचित है। और लोग भी, मैं समझता हूँ, इस बात को अब समझ गए हैं कि कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल धर्म का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी लोगों ने ऐसे राजनीतिक दलों को बिल्कुल नकार दिया है। लेकिन भारत देश में हम किस तरह से धर्म को राजनीति से और राजनीति को धर्म से अलग कर ही नहीं सकते नवीन जी, तो आप किस तरह से इसे रिएक्ट? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो कभी धर्म का सहारा नहीं लिया, तो इसलिए, और जिन लोगों ने सहारा लिया था वो ठीक है, वो एक बार कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद लोग उनकी इस चाल को समझ गए, तो उसके बाद नहीं कामयाब हुए और ना ही कभी हो सकते।
क्योंकि हमारे देश में बहुत से धर्म हैं और हमें सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए और लोगों को पूरा हक है कि वो जो भी धर्म अपनाना चाहें वो उसे अपना सकते हैं। नवीन जी, जो आजकल राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं और राजनीतिक पार्टियां मोस्टली इस तरह के कैंडिडेट को भी टिकट दे देते हैं जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, क्या ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी सही करती हैं? देखिए, ये भी अब डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति के हर केस टू केस ये डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। कई लोग जो हैं आप बोल देंगे कि ये क्रिमिनल हैं, तो और उनसे अगर आप बात करेंगे, क्योंकि हर पक्ष के दो पहलू होते हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो ये बोलेंगे कि जो केसेस उनके ऊपर बनाए गए वो राजनीति से प्रेरित थे। तो इसलिए मैं कोई ऐसे जनरल स्टेटमेंट मैं नहीं देना चाहता, लेकिन हाँ, अगर कोई वाकई में ही कोई गलत आदमी है, वाकई में ही कोई क्रिमिनल है या क्रिमिनल प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति है, तो उसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आगे नहीं देना चाहिए, टिकट नहीं देना चाहिए। और अगर देती है तो जनता को ऐसे कैंडिडेट्स को बिल्कुल नकार देना चाहिए। नवीन जी, अभी हाल ही में कमिंग उसमें बहुत जल्द आने वाली योजनाओं में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? देखिए, मेरी प्रायोरिटी है कि मैं लोगों के लिए ईमानदारी से काम कर सकूं, एक अच्छे आचरण के साथ मैं काम कर सकूं, जिसके लिए और जितने जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, अलग अलग जगहों के ऊपर लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, तो उनकी आवश्यकताओं को जानकर उनके लिए मैं काम कर सकूं। और जो पूरा प्रशासन है, प्रशासन भी लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से काम मुझे लगता है कि जब लोग आते हैं हमारे पास, क्योंकि उनका प्रशासन के ऊपर उनका विश्वास नहीं होता, तो वरना वो काम कोई एमपी के लायक नहीं होता, लेकिन लोग आते हैं क्योंकि एमपी जो हैं या विधायक जो है लोगों से प्यार से मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं। तो उसी तरह का जो है रवैया जो है सरकारी दफ्तरों में भी हमें देखने को मिलना चाहिए। सरकारी दफ्तरों में ईमानदारी से काम होना चाहिए और लोगों के जो जायज़ काम हैं वो अपने आप होने चाहिए, उसके लिए कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश यही होगी कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर चलकर एक अच्छा हम करें और लोगों की खुशहाली के लिए काम करें। नवीन जी, युवा भारत को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, आज हमारे देश के अंदर युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। ये हमारा, मैं कहूँगा, ये हमारा स्वर्णिम दौर है और इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस देश ने, चाहे वो जर्मनी था, जापान था, अमेरिका था, जब उन्होंने तरक्की की तब उस समय उनके युवाओं की संख्या भी सबसे अधिक थी। तो इसलिए आज जो हमारा ये स्वर्णिम दौर है, जो कि मैं समझता हूँ कि 2030 तक ये रहेगा कि हमारे युवाओं की संख्या सबसे अधिक होगी, तो ये एक मौका है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसे हमें खोना नहीं चाहिए। तो ये समाज की, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने युवाओं को मौका दें देश के प्रति अपना योगदान देने का। अगर आज हमारा युवा बेरोजगार रहता है, अगर वो देश के प्रति योगदान देने का उसको मौका नहीं मिलता, तो उसके लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश के लिए है, क्योंकि अगर ये मौका हमने गंवा दिया तो ये हमेशा के लिए हम इस मौके को गंवा देंगे। जब भी हमारी सरकार ने, यूपीए सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत करोड़ों युवाओं को देश के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्कीम चलाकर देश के करोड़ों युवाओं को मौका दिया है, और इसमें बहुत सी इसमें इम्प्रूवमेंट करने की, इसको और अच्छा बनाने की आवश्यकता है, शहरों में से लागू करने की आवश्यकता है, पढ़े लिखों को किस तरह से इसमें इन्वॉल्व किया जाए उसकी आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से हमारा देश बढ़ रहा है, तो इसमें और ज़्यादा जो हमारे युवा हैं, एक तो हमें उनकी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको
उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसको कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन। और फिर 10वीं के बाद 12वीं के बाद हमें कोई ना कोई टेक्निकल स्किल्स, कोई ना कोई वोकेशनल स्किल्स हम उसको सिखाएं। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति बीए करे या एमए करे या एमबीए करे, तो कोई ना कोई स्किल सीख कर वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा अपने अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, देश के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे देश में हमारी सरकार ने आईटीआईज के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत जोर दिया है, लेकिन इन सब की गुणवत्ता को और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। और युवाओं का जो है देश को बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका हो सकती है, क्योंकि युवा हैं जिनके अंदर एक जोश होता है, एक काम करने की हिम्मत होती है, काम करने की शक्ति होती है। तो उस शक्ति को ठीक दिशा देकर उसका ठीक से प्रयोग किया जाए, ये मैं समझता हूँ कि हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। इसमें बहुत प्रयास हुआ है, लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता भी है। नवीन जी, आप अपने पिता ओपी जिंदल के समकक्ष आपको अपने आप को कितना मानते हैं और अभी उन तक पहुंचने के लिए कितना कुछ करने का विचार रखते हैं? देखिए, मेरे पिता श्री ओपी जिंदल जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं राजनीति में आ सका। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है कि कोई युवा उद्योगपति लोकसभा का चुनाव लड़के और संसद में गए हों। तो मैं उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये कर सका। और वो मैं नहीं समझता कि मैं मैं बराबरी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि उनके बताए हुए मैं रास्ते पे चलूँ। उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर अगर मैं पिछड़े वर्ग की, हमारे दलित वर्ग की, अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहनों की, अगर गरीब किसान की, अगर बेरोज़गार नौजवानों की, अगर ज़रूरतमंद लोगों की मैं सेवा कर सका, तभी मुझे लगेगा कि मेरा राजनीति में आना भी सार्थक हुआ और मैंने अपने पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि भी दी। नवीन जी, आप एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं, उसके साथ साथ एक अच्छे उद्योगपति भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, फाइटर भी हैं। तो इतना सब कुछ अपने आप में समाहित करके आप किस तरह से राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? देखिए, अलग अलग समय पर व्यक्ति अलग अलग काम करता है। और खिलाड़ी जो है, बचपन से मुझे खेलों का बहुत शौक़ है, शूट निशानेबाजी का शौक़ है, घुड़सवारी का मुझे शौक़ है। और उसके बाद जो है बिज़नेस, हर एक आदमी को कोई ना कोई व्यवसाय करना पड़ता है। तो जो पारिवारिक व्यवसाय था, स्टील बनाना, बिजली बनाना, तो मैं समझता हूँ कि स्टील बनाकर, बिजली बनाकर एक जो देश में जो स्टील की कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं, जो बिजली की कमी है उसको मैं पूरा कर सकता हूँ। उसमें लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है, देश की इकोनॉमी पे उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो एक देश के लिए एक धन बनाने का, देश के लिए संपत्ति बनाने का मैं काम कर रहा हूँ। और उसके बाद राजनीति में आना, राजनीति में आकर के मैं एक उद्योगपति होकर हो सकता है 1 लाख लोगों के लिए काम कर सकूं, और बड़ा उद्योगपति हो जाऊंगा तो 10 लाख लोगों के लिए काम कर सकता हूं। लेकिन मेरे मन में है कि मैं देश की 110 करोड़ जनता के लिए मैं काम करूं, और उसके लिए राजनीति एक निश्चय ही एक अच्छा माध्यम है। और मेरा ये प्रयास है कि मैं इसे बहुत कुछ कितना कर पाऊंगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि कुछ भी करना बहुत कठिन होता है, आसान नहीं होता करना। लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर चलकर, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर मुझे लगता है कि हम अगर काम करें तो बहुत कुछ देश के लिए किया जा सकता है। देश के लोगों को और ज़्यादा संपन्न बनाने के लिए, खुशहाल करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नवीन जी, आप एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, तो किन किन खेलों को आप बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, मैं सभी खेलों को हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मुझे कोई खेल पसंद हो, आपको कोई खेल पसंद हो। तो जो भी हमारे युवा जो भी खेल खेलना चाहें, क्योंकि खेल जो है हर एक के लिए, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, सभी के लिए आवश्यक हैं। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो इसे सभी के स्वस्थता के लिए खेलों को खेलना चाहिए। और जो खेल एक प्रतिस्पर्धा के लिए खेले जाते हैं और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारा देश का नाम हम रोशन कर सकते हैं, ऐसे खेल हैं ओलंपिक स्पोर्ट्स। तो ओलंपिक स्पोर्ट्स को बहुत हमें बढ़ावा देना चाहिए। क्रिकेट में हमारा देश बहुत अच्छा चल रहा है, क्रिकेट को बढ़ावा मिल रहा है, और भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रिकेट में बहुत पैसा है, बहुत बीसीसीआई बहुत पैसा बनाता है। लेकिन वो पैसा जो है, और हम देखते हैं गाँव के अंदर और जगह, छोटी जगहों के ऊपर बहुत बच्चे क्रिकेट किट चाहते हैं, क्रिकेट नहीं खेलने को मिलता। तो वो जो पैसा इतना कमाते हैं क्रिकेट से, उसका एक बड़ा अंश मैं चाहता हूं कि वो जो बच्चे जो पूरे देश के अंदर जो खेलना चाहते हैं उनको भी मिलना चाहिए।
ताकि वो और ज़्यादा हमारे प्रतिभाशाली बच्चे आगे बढ़ सकें क्रिकेट के अंदर। और ओलंपिक स्पोर्ट्स के अंदर क्योंकि इतना पैसा आज की तारीख में नहीं है, तो सरकार को ज़्यादा अपना ध्यान ओलंपिक स्पोर्ट्स की तरफ देना चाहिए, ताकि हमारा देश अभी पिछले ओलंपिक्स में एक स्वर्ण पदक हमने जीता था। जी। अगले ओलंपिक्स में 2012 के अंदर जो लंदन के अंदर ओलंपिक्स होने वाले हैं, कम से कम 1 दर्जन हम मेडल जीतें। और अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए 2016 के लिए, 2018 के लिए। अभी से हम तैयारी करेंगे तब जा कर के, क्योंकि जो हमारा देश की जो जनसंख्या है कि 110 करोड़ की जनसंख्या, और अगर हम एक स्वर्ण पदक लेकर के आते हैं तो वो हम सब के लिए दुख की बात है। हम सबको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक ऐसा एक कल्चर होना पड़ेगा हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्समैन को पूरा मान सम्मान मिले, पूरी उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, उनको अच्छा वातावरण मिले जिसमें वो पनप सकें। नवीन जी, अभी आपने क्रिकेट की बात की तो राष्ट्रीय खेल हॉकी कहीं ना कहीं दब गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे जो एक तो जो फेडरेशंस हैं उसमें जो है मैं समझता हूँ कि फेडरेशन में बहुत ही बुरा हाल है। और फेडरेशन में ज़्यादातर लोग जो कि अभी भी एक दिल्ली हाई कोर्ट की एक रूलिंग आई थी कि 8 साल से ज़्यादा आप किसी भी एसोसिएशन के प्रधान नहीं रह सकते। लेकिन बहुत सी ऐसी एसोसिएशंस हैं उसमें वो प्रधान जो है लगातार 2-2 दशकों से जो है जी प्रधान हाँ, बने लगे ही रहते रहते हैं। हैं। जैसे मठाधीश होते हैं, मठाधीश बैठ जाते हैं, उसी तरह से वो और लोगों को आने नहीं देते। और खेलों को बढ़ावा कम, उसके अंदर खेलों के अंदर राजनीति को पैदा करना, एक ऐसा एक माहौल रहता है। तो इसे हमें बदलना होगा। और जो वाकई में जो खेल प्रेमी हैं उन्हें आकर के इसे बढ़ावा देना पड़ेगा। तो इसमें सरकार को बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे कि इस तरह का जो एकाधिकार कुछ लोगों ने बना रखा है अलग अलग फेडरेशंस के ऊपर, अलग अलग खेल फेडरेशंस के ऊपर, इसको हटाया जाए। और जो खिलाड़ी हैं, जो सच्ची में जो जिनका खेलों में रुचि है, जो खेलों को चाहते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में आगे बढ़े, ऐसे लोगों को आगे बढ़ावा देना चाहिए, ताकि भारत जो खास करके आपने हॉकी की बात की, हमारा हॉकी में हमने बहुत से ओलंपिक मेडल हमने जीते। कभी दौर था, हॉकी सिरमौर होती थी भारत की, और आज वो जो कहीं भी है नहीं हॉकी मिलती। को उतना हम तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, हॉकी जो प्लेयर्स उनको तवज्जो इतनी नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए मैंने भी सरकार में बहुत सी बार कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को अगर टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएं तो उससे भी जो है स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा मिल सकता है। अगर ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए केवल अगर 150% टैक्स एग्जेम्पशन दी जाए, आज 100% दी जाती है, अगर उसको 150 कर दिया जाए तो मैं मानता हूँ कि बहुत से प्राइवेट कंपनीज आगे आएंगी खेलों को बढ़ावा देने के लिए। तो इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और कोशिश करूँगा आगे। कि मैं खेलों के लिए बहुत कुछ कर सकूं। नवीन जी, एक राजनेता में नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है उसमें सबसे मुख्य गुण, अहम गुण आपके हिसाब से क्या है? सबसे अहम गुण है कि जैसा हम लोगों से चाहते हैं कि लोग करें, पहले वैसा हमारा खुद का आचरण वैसा होना चाहिए।
क्योंकि लोग वो नहीं करते जो नेता कहते हैं, लोग वो करते हैं जो नेता खुद करते हैं। तो इसलिए एक खुद हम अच्छा एक उदाहरण लोगों के सामने बन सकें, तो ऐसा मैं समझता हूँ कि जो नेता ऐसा करते हैं वो नेता लोगों के लिए अच्छे हैं, देश के लिए अच्छे हैं, और जिनकी एक अच्छी सोच हो, सकारात्मक सोच हो, सबको साथ लेकर के चल सकें, जिनकी एक प्रोग्रेसिव सोच हो, जिनके पास अच्छे ख्याल हों, जिससे अच्छे आइडियाज़ हों, जिससे कि सबको फ़ायदा हो सके, हमारा देश आगे बढ़ सके, ऐसे नेताओं की हमें आवश्यकता है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कहूँगा, में ऐसे बहुत से नेता हैं, और कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ जो है वो भी बहुत प्रोग्रेसिव हैं। तो इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को वो अपना जो है अपना सब कुछ स्टडी करके कांग्रेस पार्टी को अपना अपना मत दें, अपनी सपोर्ट दें, ताकि देश के अंदर हम और ज़्यादा मजबूती से काम कर सकें, हम सब मिलकर अपने सपनों का भारत बना सकें। नवीन जी, नवीन जिंदल को आप अगर शब्दों में एक्सप्लेन करना हो तो आप किस तरह से करेंगे? देखिए, मैं एक खुली किताब हूँ, और बहुत सरल व्यक्ति हूँ मैं, और छोटी छोटी चीज़ों से मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा जीवन व्यतीत करूँ, एक ईमानदारी से काम करूँ, और जिस देश ने मुझे इतना कुछ दिया, मैं उसके लिए मैं बहुत कुछ कर सकूँ। और मैं अपने प्रयास में लगा हुआ हूँ। जहाँ जिस जिस रास्ते जाता हूँ, अगर मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसे किसी और को दोष ना देकर मैं उसे कोशिश करता हूँ कि उसे मैं ठीक करूँ, उसे खुद मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर मैं उसे ठीक करने का प्रयास करता हूँ। तो बहुत सी जगह कामयाबी मिली है, बहुत सी जगह मैं संघर्ष अभी कर रहा हूँ। अभी हाल ही में मेरे कुछ दोस्त आए थे अमेरिका से, और उनसे मैं बातचीत कर रहा था। वो उस समय आए थे जब अमेरिका में इलेक्शन चल रहा था। तो मैंने कहा कि आप लोगों ने तो अपना वोट देने का अधिकार जो है छोड़ा है, आप इसमें, आप हिंदुस्तान में आपके यहाँ वोटिंग चल रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम वोट दे करके आए हैं। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि वो लोग एक हफ्ता पहले अपना वोट दे करके अब भारत में घूम रहे हैं जिस दिन वोटिंग हो रही है, और हमारे देश के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि अपने मत देने के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। आप उन लाखों लोगों के बारे में सोचिए जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा, पंजाब में काम करने के लिए आते हैं, जिनको हम माइग्रेंट वर्कर्स जिनको हम कहते हैं, या वो सब भारत के जो स्टूडेंट्स, भारत के जो विद्यार्थी जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें हक नहीं है कि किसको वोट दें? या भारत के वो लोग जो विदेशों में गए हैं काम की तलाश में, जो काम कर रहे हैं विदेशों के अंदर, क्या उन्हें कोई हक नहीं है कि वो वोट दे सकें? तो इसलिए बहुत से, और जो लोग अब मैं समझता हूँ कि बहुत से जर्नलिस्ट भी, जो हमारे बहुत से पत्रकार, छायाकार भाई बहन भी, वोटिंग के दिन वो लोग अपने अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो वोट देने के अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। इसके लिए मैंने अभी पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री को भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, कि हमें एब्सेंटी वोटिंग या पोस्टल बैलेट जिसको कहते हैं, पोस्टल बैलेट, या उसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, उसमें हमें तब्दीली करनी चाहिए कि जो लोग वोट देना चाहें उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और वोट देने की प्रणाली को हमें आसान करना चाहिए। जैसे मेरा वोट अगर बना हुआ है कहीं बाहर, मैं चुनाव यहाँ से लड़ रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता वहाँ, लेकिन कोई प्रावधान होने चाहिए कि मैं अपना वोट फिर भी दे सकूँ। तो इसके लिए मैं अब आगे आने वाले समय में कोशिश करूँगा, और इससे मैं समझता हूँ कि सही मायने में जो हम देखते हैं कि पार्टीज जो जीतती भी हैं, जो कैंडिडेट जीतते भी हैं, उनको 50% से फिर भी कम वोट मिलता है। मतलब देखें, उनको मिला अगर 45%, फिर भी वो लाखों वोटों से जीत रहे हैं। मतलब कहने को तो 55% लोग उनके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी वो जीत गए। तो इससे आने से मैं समझता हूँ कि 10% वोटिंग जो है ज़्यादा हो पाएगी। और जो आप बोल रहे हैं, जो ये इस तरह का जो कोलिशन गवर्नमेंट, जो रीजनल पार्टीज बन रही हैं, तो नेशनल पार्टीज को भी इसका मैं समझता हूँ कि बहुत लाभ मिलेगा। नवीन जी, हमारा चैनल एक मुहिम चला रहा है कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हर भारतीय के पास होना चाहिए। हमारे पास वोट कार्ड होता है, हमारा लाइसेंस होता है, तो युवा नेता क्या कहेंगे आप? बहुत आवश्यक है, इसमें जो है बहुत ज़रूरी है। और इसको भी, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति वोट डाल सके, वो वोट जब ही डाल पाएगा जब उसके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होगा जी। और जो समस्या है कि बाहर से हमारे पड़ोसी देशों से बहुत से लोग आकर के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ बन जाते हैं और आकर के देश में जो है गलत काम भी करते हैं, उससे भी रोकथाम मिलेगी।
हर एक व्यक्ति का एक पहचान पत्र जरूर होना चाहिए, और उसमें सभी बातें, जैसे अमेरिका के अंदर हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी नंबर एक दिया जाता है, इसी तरह से हमारे पास हमारे देश में भी हर एक व्यक्ति का एक पहचान पत्र होना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को भी फ़ायदा मिलेगा। और पॉपुलेशन के जो हर बार हम सेंसस करते हैं, इतनी बड़ी एक वो करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली उसमें जो भी नए जन्म होंगे वो अपने आप रजिस्टर्ड होंगे, जो डेथ्स होंगी वो भी रजिस्टर्ड कराई जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा आपका ये सुझाव है, इस पे सरकार काम कर रही है, लेकिन इसमें और हमें बहुत तेज़ी से इसको हमें प्रायोरिटी बना करके हमें इस पे काम करना चाहिए। ये थे हमारे आज के खास मेहमान मिस्टर नवीन जिंदल जी। अगले हफ्ते फिर एक नई हस्ती के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।